सिंह का पुतला जलाया गया, हरियाणा में प्रदीप सांगवान ने रेजिग्नेशन दे दिया। इन्होंने अमरिंदर सिंह का उदाहरण दिया, राजनाथ सिंह गाजियाबाद से दौड़ गए, अरुण जेटली दिल्ली छोड़ के अमृतसर चले गए, उमा भारती टीकमगढ़ छोड़ के झांसी चली गई, कलराज मिश्रा पूर्वी लखनऊ के जो एमएलए हो देवड़िया चले गए। तो ये भगदड़ बीजेपी में मची हुई है। आज मोदी जानते हैं उनका अपना पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और सोशल बेस कम हो रहा है भारत में, अपनी पार्टी में उनकी सपोर्ट नहीं है, इसलिए बाहर से नेताओं को बटोर रहे हैं ताकि उनकी सपोर्ट हो जाए। आज ही बार बार में उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। कांग्रेस में कोई भी छोड़ के गया हो, हमारे डिसिप्लिन में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, आइडियोलॉजी में नहीं हुआ। हमारे नेता सुषमा जी जैसे ट्विटर के जरिए अपनी निराशा नहीं बयान करते। हमारे पास अभी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। तो भगदड़ कलबाड़ी जी ने जयवीर जी मोदी को जैसे दो टुकड़े हो गए, बीजेपी अब इस बात का जवाब देंगे भारतीय सुरेश जनता पार्टी कलबाड़ी ने भारतीय मोदी पार्टी है अभी पीछे आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, उसका आपके पास क्या जवाब है? आप जो बात कर रहे हैं कलबाड़ी जी का जो रहा है, रंजिश रही है, और जिस प्रकार से उन्होंने आपके कार्यकर्ताओं के साथ आपके खिलाफ और आपकी पार्टी के खिलाफ काम किया है, उसमें आपको कुछ कहना है क्या? देखिए, जो हमारे कार्यकर्ता या सुरेश कलमाड़ी का इशू है, उनको एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से इतला दी गई। आपके जैसे नहीं, सेंट्रल बोर्ड में सुषमा जी बैठी, एमएम जोशी बैठे, उनको टीवी से पता लगता है क्या जोशी जी अपनी वाराणसी की सीट खो बैठे क्योंकि मोदी जी को सीट मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी में अगर जो भी डिसीजन ली गई है, ऐसी स्थिति है लगभग हर जगह इस तरह की स्थिति है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ली है। ऐसी स्थिति लगभग हर जगह ही है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है ये बात क्या जी जो पिंकी जी कह रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड से ली गई है, तो क्यों रामविलास पासवान के अलायंस के बाद सुषमा जी ने ये बोला? क्यों जब विनोद शर्मा एचजीसी ज्वाइन करने लगे थे सुषमा जी ने, तब वो डिसीजन उनको पार्लियामेंट्री में बोर्ड में क्यों नहीं बताया गया? क्यों एमएम जोशी ने कहा मैं टीवी रिपोर्ट्स और ट्विटर से पता लग रहा है कि वाराणसी? तो स्ट्रक्चर कहां है? ठीक, मैं यहां पर रविदास मल्होत्रा जी के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हो गई है। मैं रविदास जी के पास चलूंगा। मैं आऊंगा, मैं पिंकी जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। पार्टी के किसी नेता को मुझे एक्चुअली सबको बराबर समय देना है, सबसे बराबर में बात करूंगा। आगे आए उससे हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बॉडी के तहत लेती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, मैं पिंकी जी आपके पास आऊंगा। मैं रविदास जी के पास इस वक्त, जिसमें एक ही रविदास जी नरेंद्र मोदी और कोई नहीं। सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा हो रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, जो अब उसकी नीतियां थी उससे वो हट गई है। पहले वो कहती थी हर हर महादेव, अब वो कह रही है हर हर मोदी। पहले कहती थी घर घर राम, अब कहती है घर घर मोदी। भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह सतह पर आ गई है। अच्छा, एक चीज और, के अंदर कम से कम 20 सीटें ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं। एक चीज और, राजनाथ सिंह गाजियाबाद से एमपी थे, वहां चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं है, लखनऊ आ गए। रविदास जी, एक चीज और मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, उससे जवाब भी आपसे लेना चाहूंगा। आज ये भी कुछ देर पहले ही कहा है अमर सिंह जी, जो कि एक वक्त बहुत अच्छी पोजीशन रखते थे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने कहा है कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को लेकर के, अमिताभ बच्चन मोदी का सपोर्ट करते हैं और जया बच्चन करती हैं समाजवादी पार्टी में, वो शामिल हैं, एक बड़ा ओहदा रखती हैं। तो क्या ये भविष्य में एक बांध का काम करेंगे दोनों को जोड़ने का? अब आपके ही पुराने जो है वो आप पर सवाल उठा रहे हैं, इसका कोई जवाब है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अमर सिंह को बहुत पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया है। वो जो भी कह रहे हैं वो असत्य है। जया बच्चन हमारी पार्टी की सांसद हैं और वो पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रही है, वो पार्टी की है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग लगातार जो सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें हैं उनके खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की कहीं कोई हवा नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी सीट ढूंढे सुरक्षित, अगर उनकी हवा हो तो लड़े कश्मीर में, लड़े कन्याकुमारी में, लड़े चेन्नई में, लड़े पश्चिम बंगाल में, लेकिन कहीं उनकी हवा नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी की हवा की बात की है, तो इस हवा को मैं थोड़ा सा केसी त्यागी जी से भी समझ लेना चाहूंगा। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी मैं इस हवा को थोड़ा सा और केसी त्यागी जी से समझ लेना चाहूंगा। त्यागी जी, आपकी पार्टी के भी कुछ नेता जो है आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आज ही एनके सिंह साहब ने बीजेपी ज्वाइन की है, और जो पूरनवासी राम है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी का असर आपको नजर आ रहा है, जो पार्टियां छोड़ के, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे कोई और पार्टी हो, कि बीजेपी में जा रहे हैं? अगर आप मेरी बात तसल्ली से सुने तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल कि पिछले विधानसभा के चुनाव में
पार्टी के 4 सांसदों ने पार्टी विरोधी कार्य किया। उन चारों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। अब जब चुनाव का वक्त आया तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं। अनुशासनहीनता के आरोप में हमने उन लोगों को निकाल दिया, जिसमें पूर्णमासी राम भी शामिल थे। अब हम अपनी पार्टी से जिसको निकाल दिए वो किस पार्टी में जाता है, और न पूर्णमासी राम न उसमें गए हैं। अगर आप मेरी जानकारी स्पष्ट है तो शायद कांग्रेस पार्टी ने कल उनको टिकट दिया है। आपकी जानकारी शायद। लेकिन परवीन अमानुल्लाह जो है, परवीन अमानुल्लाह तो मंत्री रहते हुए वो छोड़ के गई थी। भले ही वो आप में गई, लेकिन परवीन अमानुल्लाह तो मंत्री रहते हुए छोड़ के गई थी। परवीन अमानुल्लाह, एक नाम और जोड़ लीजिए, रेणु कुशवाहा। 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। रेणु कुशवाहा के पति जो हैं वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने मॉरलिटी के आधार पर इस्तीफा दिया है। परवीन अमानुल्लाह पहले भी आरटीआई के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़ी रही हैं और उन्होंने भी, अब मैं अगर फहरिस्त लिखवाऊं तो मैं तो थोड़ा होमवर्क करके आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जेडीयू ज्वाइन कर गए हैं। आरजेडी के 6 एमएलए और 1 विधान परिषद के सदस्य जेडीयू ज्वाइन कर गए। तो ये तो चुनाव का वक्त है, या तो इसको इस तरह से लीजिए कि सभी दलों में भगदड़ मची हुई है, या इसको इस तरह से लीजिए कि राजनीतिक अवसरवाद है। अब कहीं के लिए तो आप कहेंगे राजनीतिक अवसरवाद है, कहीं कहेंगे भगदड़ मची हुई है। अगर नमो की हवा है तो फिर 6 विधायक क्यों भारतीय जनता पार्टी के बिहार में? त्यागी जी, एक चीज बताइए, क्या एनके सिंह साहब को भी सस्पेंड किया गया था? क्या एनके सिंह साहब को भी सस्पेंड किया गया था? आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एनके सिंह जी को सस्पेंड, एनके सिंह जी बहुत शालीन, सब हमारे मित्र हैं। उनकी नाराजगी राज्यसभा में रिपीट ना होने की वजह से थी और उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके विरुद्ध में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जानबूझ करके, और इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। जहां तक विकास का उन्होंने आज सवाल उठाया है तो आपके चैनल पे श्री एनके सिंह जी का नाम है। ये उनकी लिखी हुई किताब है द न्यू बिहार। अब 6 महीने बाद ही बिहार खराब हो गया और 6 महीने बाद ही अच्छा हो गया। और श्री सुशील मोदी का वक्तव्य भी मेरे सामने, जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि से भी ज्यादा जो आर्थिक ग्रोथ है वो बिहार की हुई है। वो वहां के वित्त मंत्री थे। ठीक, चलिए मैं आऊंगा। पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं केसी त्यागी जी भी। इस चर्चा को हम लगातार बढ़ाएंगे। अभी काफी वक्त है, इस पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन वापस। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस एक डूबता जहाज है? जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने को राजी नहीं है। सवाल एक ये भी आ रहा है कि क्या कहीं ना कहीं किसी तरह का डर है जिस वजह से कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, या फिर पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता? पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सारिका कुमारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से। आपका भी स्वागत है सारिका जी। मैं आप ही से ये सवाल ले लेता हूं, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो सब पार्टियों में देखी जा रही है। आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही था, चाहे वो खालिद परवेज हो, टिकट वापस करने वाले, सविता भट्टी हो, जसवंत नरूला हो, अशोक अग्रवाल हो। आपके यहां भी कुछ ऐसी भगदड़ है चुनाव से पहले? सॉरी, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई। सारिका जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा इस वक्त जिस तरह के हालात जो बने हुए हैं कांग्रेस में। जो मेरा सवाल है, बेसिक सवाल पहले मैं वही ले आता हूं आपके पास कि कांग्रेस में इस तरह के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, डूबता जहाज नहीं लग रहा है कांग्रेस? जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज अभी जिस तरीके के हालात कांग्रेस में हैं, ये बिल्कुल डूबता जहाज ही है। क्योंकि आए दिन हर दिन कोई ना कोई बड़े लीडर हैं जो कांग्रेस छोड़ करके दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें दर्शा रही हैं कि जो हमारी ये कांग्रेस पार्टी है ये डूबती जहाज है, और उस डूबती जहाज से हर दिन एक ना एक लीडर जो है छोड़ करके भागने की कोशिश में पड़े हुए हैं वो। और अगर यही सवाल मैं आपकी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में पूछूं? बिल्कुल नहीं, हमारे पार्टी में तो मुझे लग रहा है तमाम हर दिन कोई ना कोई जुड़ ही रहे हैं। हर एक दिन लोग हमारे पार्टी से आके जुड़ रहे हैं और हर दिन ये चीजें हो रही हैं। तो हमारी पार्टी में तो ऐसे कोई दूसरे दलों के नेता हैं जो वो छोड़कर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल जुड़ रहे हैं वो। मैं यही चीज जानना चाहूंगा कि जो इस वक्त जी, और जो लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं
वही मैं सवाल कर रहा था सारिका जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो लोग आपकी पार्टी से किनारा कर रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, वो जी, ये कुछ लोग हैं जो टिकट वापस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए उनके मन में डर होगा, वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम लोकसभा के चुनाव में रह गया है और लोकसभा के चुनाव एक बहुत बड़ी चुनाव होती है, तो उसे फेस करना एक अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत की बात होनी चाहिए। तो उन्हें कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर नहीं होंगे इस बात को लेकर के, इसलिए वो शायद ऐसा कर रहे हैं। ठीक, मैं जयवीर जी के पास यहां पर चलूंगा। जयवीर जी, इस वक्त जो है एक मैसेज ये है कि राहुल गांधी जो है वो पूरा जो चुनाव आपका अभियान है उसको लीड कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कोई कमी है कि इस वक्त इस तरीके से नेताओं को छोड़ने से रोक नहीं पा रहे हैं? क्या ये प्रबंधन की कमी है? रोहित जी, सबसे पहले तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा जहाज है। 15, 20, 25 लीडर्स के छोड़ने से ना वो जहाज डूब सकता है, ना कभी डूबेगा। हमारी 100 साल पुरानी पार्टी है। दूसरा, हमें खुशी भी है कि ये लोग छोड़ रहे हैं जिनको आप सेल्फिश गेन, क्योंकि ये जानते हैं कि बीजेपी अब एक नो आइडियोलॉजी पार्टी बन गई है, सिर्फ विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है। और देखिए, जहां इनको इतना उत्साह है कि कांग्रेस लीडर छोड़ के आता है उसको इमीडिएटली टिकट मिल जाती है, वहीं इनके वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी और जसवंत सिंह को एक लाइन में लग के एक महीना वेट करना पड़ता है। तो विनेबिलिटी, नो आइडियोलॉजी इनका एक अकेला एक फैक्टर है। तीसरा, ये जानते हैं इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस मोदी के आने के बाद कम हो गई है, ताकि जब इनकी प्री पोल अलायंसेस देंगे, तमिलनाडु में 5, 2009 में तमिलनाडु में 42 सीट थी, 0, वेस्ट बंगाल में 40, 0, ओडिशा में 21, 0, केरला 20, 0, नॉर्थ ईस्टर्न माइनस असम 11 सीटें, 0। तो मोदी जानते हैं कि आज सेंट्रल लीडरशिप उनके साथ नहीं है, उनका ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, तो बाहर से जितनी सपोर्ट बढ़ सकती है उसको बटोरो। तो हमें खुशी है ये लोग इनका सेल्फिश एम्बिशन को छोड़ गए हैं और बीजेपी ने इनको स्वीकार करके अपने ऊपर सिर पे बिठा लिया। आंकड़े भी आप बात कर सकते, तो सारे लोग आपके निकलकर चलिए पिंकी जी के पास नहीं आते। पिंकी, चलिए कांग्रेस में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, डूबे या अस्यूम करे वो अलग बात है। पिंकी जी, कांग्रेस में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वहां पर भी बड़े नेता नाराज तो हैं, ये तो दिख ही रहा है। अब जसवंत सिंह निर्दलीय लड़ने को तैयार हो रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी, ये कह दिया कि बीजेपी अब एक नहीं दो है, एक असली एक नकली। अरुण जेटली डिप्टी पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं पब्लिकली। बीजेपी वर्सेस बीएमपी। देखिए, एक तो अरुण जेटली जी ने कोई बयान नहीं दिया है, जहां तक बयान की बात है वो शायद बादल जी का बयान आया जिसपे भी जेटली जी ने अपना दे दिया है स्टेटमेंट आज की शाम को। जहां तक अडवाणी जी की बात है, अडवाणी जी की सीट के ऊपर कैलाश जोशी जी ने ऑफर किया कि भोपाल से अगर अडवाणी जी लड़ना चाहते हैं तो वहां से लड़े। प्रकाश सिंह बादल की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया था, लोगों ने भी मिलकर। एक मिनट, जेटली जी ने प्रकाश सिंह बादल की बात को आगे बढ़ाया था कि पंजाब की जनता अगर मुझे वोट करती है तो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी, जहां तक बात है सिर्फ बादल जी की अपना स्टेटमेंट है। जेटली जी ने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन दे दिया है, वो बाद में आया। कोई भी सीट ऐसी नहीं चाहते हैं, वो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। नेचुरली बाद में ही आएगा, पहले थोड़ा ना आएगा। बादल जी का स्टेटमेंट है, उसके बाद ही आया है क्लैरिफिकेशन के तौर पर, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जहां तक अडवाणी जी का सवाल है, अडवाणी जी गांधीनगर से लड़ते रहे हैं और उस पर कोई चर्चा की बात जो थी, सिर्फ चर्चा की बात थी, वहां चल रही थी। आप लोगों ने उसका मुद्दा बनाया कि अडवाणी जी नाराज हैं। अडवाणी जी ने कोई नाराजगी अपनी जाहिर नहीं की है आपके सामने कहीं भी। अगर बातचीत को आप नाराजगी कहते तो अलग बात है। कैलाश जोशी जी ने ऑफर किया भोपाल की सीट को, ऐसा नहीं। मैं जसवंत सिंह जी पर बात करना चाहूंगा, फिलहाल जसवंत सिंह जी पर बात करना चाहूंगा पिंकी जी। जहां तक जसवंत सिंह जी पे आप जसवंत सिंह जी पे आ जाइए। देखिए, पार्टी का ये अपना दायित्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, ये डिसाइड करना कि कौन सा नेता कौन सी सीट से लड़ेगा, और वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत ये सब चीजें डिसाइड होती है। जसवंत सिंह जी ने आज तक वहां से नहीं लड़ा बाड़मेर से। जसवंत सिंह जी चित्तौड़गढ़ से लड़े थे 2 बार और 1 बार दार्जिलिंग से। अब किसी को भी कहना, चाहे पार्टी का सीनियर नेता भी है, अपने आप ये कहना कि ये सीट या वो सीट, वो अलग बात है। पार्टी डिसाइड अपने लेवल पर करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लेवल पर करती है, और पार्टी ने डिसाइड किया कि ये उचित नहीं है कि वहां से सीट जसवंत सिंह जी को दी जाए। उसके बाद उनकी जो भी नाराजगी है वो अलग बात पे, और नहीं, उनकी नाराजगी शायद इसलिए और ज्यादा होगी कि कांग्रेस छोड़कर आए जो सोनाराम चौधरी हैं उनको टिकट दे दिया गया। वही बात, कांग्रेस छोड़कर आए उनको टिकट दे दिया गया, जो बात जयवीर जी कह रहे थे प्लीज करने के लिए। क्वेश्चन इज नॉट दैट, ये नहीं, जयवीर जी जो कह रहे थे वो अलग बात है। आज सिर्फ विनेबिलिटी फैक्टर है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कौन व्यक्ति लड़ेंगे?
आप बताइए कि आप आइडियोलॉजी पे कौन सी बात कर रहे हैं जो नहीं हो रही है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लड़ रही है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सर्वे है, जहां से भी आए हैं, मोदी जी के हक में आए हैं। आपके सबके, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे जेडीयू के हैं, चाहे सापा के हैं, सब लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों आ रहे हैं, सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली, इसलिए इसकी तरफ, हमारी तरफ आ रहे हैं। जहां तक सीटों की नाराजगी का सवाल है, अगर जसवंत सिंह जी इसी बात से नाराज हैं कि इन्होंने सीट मांगी थी, पार्टी का ये अपना दायित्व है कि वो किस प्रकार से सीटों की एलोकेशन करे लेते हुए। एंड डेफिनेटली विनेबिलिटी अपने आप में प्रजातंत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक, मैं केसी त्यागी जी के पास चलता हूं। यहाँ पर प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। ठीक, केसी त्यागी जी के पास चलूंगा। त्यागी जी, अभी कुछ वक्त पहले तक नीतीश कुमार की कुछ नजदीकियां लग रहा था कि शायद यूपीए के साथ जा सकते हैं, इस तरह के कुछ संकेत भी मिले थे, इस तरह की कुछ बातें भी थी। और लेकिन अब जो है वो यूपीए जो है कहीं ना कहीं एक डूबता जहाज सा लग रहा है, उनके खुद के साथ ही छोड़ के भाग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी छोड़ने वालों के मन में भी कहीं ना कहीं ये डर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद जो है यूपीए के साथ चले जाएं? मैं पहले पिंकी आनंद जी हमारी पुरानी मित्र भी हैं, सीनियर लीडर हैं भाजपा की, उनसे यही पूछना चाहता हूं, पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी। उनको नजरअंदाज करके मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली से दे दिया। मैं मीनाक्षी जी को सिर्फ 1.5 साल से जानता हूं, उनका बीजेपी का जो अनुभव है। तो जब इस तरह की उपेक्षा सीनियर लोगों की पार्टी में होने लगती है, त्यागी जी मित्रता आपने अच्छी निभाई। वैसे ये सब चीजें आप हमेशा अच्छी कहते हैं, लेकिन मैं सीट की इच्छुक नहीं थी, इसलिए मीनाक्षी लेखी जी को मिला। हम पूरा उनके समर्थन करते हैं और पार्टी का समर्थन करते हैं। मुझे यहाँ पर लोकसभा वो आपका अच्छापन है, वो आपका अच्छापन है, नहीं वो आपका अच्छापन है, वो आपका बढ़ियापन है। देखिए पिछले दिनों जो 4 राज्यों हम आपके साथ ही बैठे हैं आज और जो पूरी चर्चा करते हुए पार्टी की तरफ से